हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो अपन चैप्टर पे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। चैप्टर का नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। गुड इवनिंग। यू रिमेंबर दिस फैक्ट्स? Molecular orbital are polyatomic in nature. Bond order of CO is 3. Bond order of CO plus is 3.5. Anti-bonding orbital are more in control of less electronegative atom, and bonding are in control of more electronegative atom. जिस वक्त मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग, उस वक्त ये सब सुंदर बातें मैंने आपको बताई थी, है ना। और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी होशियार बच्चे, नहीं है याद तुमको? वाह भाई वाह, सारी बातें बताई थी मैंने आपको। एंटी बॉन्डिंग आर मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग बीइंग बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर इन मोर कंट्रोल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. बॉन्डिंग आर इन मोर कंट्रोल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO is 3. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO plus is 3.5. सारी बातें बताई थी। तो आज आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है? कल की तरह तो नहीं करोगे ना? कल जिन बच्चों ने नहीं किया था उन्होंने आज कर लिया होगा। आज हम लोग एटलीस्ट थोड़ा अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे, है ना। तो आज जो है मैं आपसे मिलूंगा 9:30 के करीब। 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक आप लोग अपने डाउट्स को डाल देना। आधे घंटे में खत्म कर दूंगा आराम से। जल्दी कर दूंगा, कम हुए तो जल्दी कर दूंगा, है ना। और मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि जिसको डर लगे रात को मत आना। क्या करना? डाउट डाल के भग जाना, ठीक है। ऑप्शन सभी को दिए जा चुके हैं। कल की बात है, मैं आपको पढ़ा रहा था। अच्छा, कल एक छोटी सी गलती मुझसे हुई थी एक जगह पे। ये ऐसा वाला मैं बना रहा था, यहाँ कंसंट्रेशन लिखा था, यहाँ पर टाइम लिखा था। मैं डाउट ग्रुप पे डाल दिया था, ये गलती हो गई थी, है ना। तो मैंने टी इक्विलिब्रियम यहाँ लिख दिया था। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट टी इक्विलिब्रियम। टी इक्विलिब्रियम ये होगा जिस समय ये बराबर होना चालू हुआ, ठीक है ना। टी इक्विलिब्रियम वो होता है जिसके बाद में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। टी इक्विलिब्रियम वो होता है जिसके बाद कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का। तो गलती से ये बना दिया तो इसको हटा देना, ये वाला कर लेना, ठीक है। चल। ये लाइव क्लास में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार। तो अपन सोचते कुछ है और बोर्ड पे कुछ और बन जाता है। जैसे मैंने एक जगह तुम लोगों को शायद मैग्नीशियम +3 लिख दिया था। मैग्नीशियम +3 तो मैंने खुद भी नहीं सुना। बोला था मैग्नीशियम +2, लिख दिया था मैग्नीशियम +3। तो वो इस टाइप की गलतियां हो जाती हैं। चलो भाई, तो हम लोग कथा 5 रहे थे। लॉ ऑफ मास एक्शन की रिलेशन बिटवीन केपी और केसी हम लोगों ने कल कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि केपी बराबर होता है केसी आरती की पावर डेल्टा एन जी, जहां पर डेल्टा एन जी होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। करेक्ट है, रिएक्टेंट। और मैंने आपसे बोला था केपी बराबर केसी आरटी की पावर एनजी है, तो इसको आप एम मान लो और इस पूरे चीज को आप एन मान लो। तो हमको पता है कि लॉग एम एन बराबर क्या होता है? वो होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो मैं लिख सकता हूं लॉग केपी इज इक्वल टू लॉग केसी प्लस लॉग आरती की पावर डेल्टा एनजी। मैं डेल्टा एनजी को सामने ला सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं लॉग केपी इज इक्वल टू लॉग केसी प्लस डेल्टा एनजी लॉग आरटी। क्या सबको बात किया है बेटा? लॉग एक्स की पावर वाई लॉग एक्स होता है। तुम लोगों को फॉर्मूला पता है बेटा? लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स होता है, पता है। लॉग एम एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, ठीक है बेटा। तो
ये डेरिवेशन मेरे पास आ सकता है। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना हम सीख पाते हैं इसको। ठीक है ना, जैसे मान लो मेरे पास है N2 + 3H2 गिव्स मी 2 मोल अमोनिया। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, ये सारे के सारे गैसेस है। करेक्ट है बेटा? तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ बेटा। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी भाई? ये 2 है यार। मैं इस बात से बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, जब तो लोग गिनती विनती भी नहीं आती तो बहुत खराब लगता है यार। हाँ, देवांश जैन का आंसर सही है। बाकी जो लोग आंसर 0 बोल रहे हैं यार, तुम लोग गिनती गिनना विनना नहीं आता क्या? देखो कैसा कर रहे हो यार। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इसके मोल कितने हैं? 2 हैं, माइनस इसके कितने हैं? ये एक कौन गिनेगा? इसको गिना ही नहीं कुछ लोगों ने। 1 + 3 बराबर कितने हुए? 4, तो हो गया -2। करेक्ट है भाई? ऐसा मत किया करो, मतलब ये गंदी सी चीजों को गलत मत किया करो। N2O4 gives me 2NO2। डेल्टा Ng की वैल्यू बोलो बेटा। चलो थैंक गॉड इस बार आपने सही किया। 2 - 1 कुछ ना लिखा हो तो 1 है ना। जैसे मान लो किसी ने बोला H2O लिक्विड gives me H2O गैस। डेल्टा Ng की वैल्यू बोलो जल्दी। डेल्टा Ng की वैल्यू बोलो। 1 होगी भाई, ये तो लिक्विड है, ये गैस थोड़ी ना है। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ तो कुछ था ही नहीं ना गैस। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 - 0 बराबर 1। करेक्ट है बेटा? जैसे मान लो किसी ने आपसे बोला कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड ही होता है, कोई ना भी दे तो भी समझ जाना। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये है गैस, ये दोनों तो सॉलिड है। तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। मान लो मैंने कंबस्शन किया CH4 का O2 के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, उसको कंबस्शन बोलते हैं। लिक्विड था, लिक्विड हुआ, क्या बकवास। ये लिक्विड है ना भाई यार, ये गैस है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? नाउ CH4 + O2 gives us CO2 + 2H2O। करेक्ट है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने लिया हुआ है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये कंबस्शन प्रोसेस मैंने किया हुआ है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, और ये कितने हैं? 3, और यहाँ पर कितने हैं? ये कितने हैं? 4, और यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 लगा दो। बैलेंसिंग आपको ही करनी है हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा। इतना 9th 10th में सीख के आए होगे। हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा बैलेंसिंग कर सकते हो। CH4 प्लस, बोलो बोलो, हाँ ना बोलो जल्दी से, कर सकते हो ना? ठीक है, चलो अब डेल्टा Ng की वैल्यू बोलो। मीथेन, मीथेन रूम टेम्परेचर, अब सुनो, मीथेन रूम टेम्परेचर पे गैस रहता है, भले वो ना दे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसने दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, आगे वो क्या गैस और लिक्विड लिख के देगा? नहीं देगा। आपको पता लगाना है क्या होता है। O2 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? गैस होता है। रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है भाई, आना बोलना पड़ेगा। Therefore, you will say that delta Ng is equals to 1 - 3 is equals to -2। ये वाला चमका के नहीं चमका? ये वाला चमका, 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 चमका। अब यही यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दे तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी वो पता लगाओ। यदि मान लो एग्जामिनर यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देता तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होती पता लगाओ। चलो भाई जल्दी करो, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखता तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखता तो ये भी गैस हो जाता। अपनी कॉपी पे खुद दर्ज करो, ऊपर लिखो 100 डिग्री और यहाँ लिखो गैस। अब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाती। अब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाती। करेक्ट है? जब तक मैं बोर्ड पोछूंगा और सुखाऊंगा तब तक आप C2H6 का कंबस्शन करना और C3H8 का कंबस्शन करना, मतलब रिएक्शन O2 के साथ करोगे कंबस्शन तो बनेगा CO2 + H2। ठीक है,
खुद रिएक्शन को बैलेंस करो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालो, मतलब 4 आंसर आएंगे जब तक बोर्ड सूखेगा और मिटेगा। अपने कदम की तरह कर दे इधर भी तो निगाहें सुनना। शहंशाह देख ली तुम लोगों ने, पिक्चर आ गई। शहंशाह, शहंशाह ही नाम है उसका, शेरशाह, शेरशाह, शेरशाह नाम है। अम्मा जान पे आई। कायरा अच्छी नहीं लग रही उसमें, क्या कहते हैं यार? नहीं देखी? मैंने तो देख लिया, मैंने आज ही देखी। देशभक्ति की पिक्चर थी इसलिए मैं देख लिया। वैसे तो मैं बहुत इंडियन पिक्चर है, अब इंडियन क्या विदेशी पिक्चरें भी नहीं देखता, पिक्चर नहीं देखता। कोई अच्छी सीरीज हो हिस्टोरिकल या कोई अच्छी सामाजिक बढ़िया सीरीज हो तो फिर मैं देख लेता हूँ। पर मेरे को, मैंने पिक्चर देखी, मेरे को क्यारा ज्यादा सही नहीं लगी उसको। खैर होगी, मैंने गाना भी नहीं देखा क्यारा का, मैं तो फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, जितने क्यारा के सीन थे सब फॉरवर्ड कर दिए और आगे सिर्फ वो लड़ाई वाले सीन देखे, मतलब ऐसा कर दिया। तो खैर जो भी हो, टेम्परेचर 25 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों पे करना था भाई। तो आपके पास था C2H6 प्लस O2 गिव्स मी CO2 प्लस H2। अब 2 कार्बन इधर है तो बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन लगाओ, 6 हाइड्रोजन इधर है तो बैलेंस करने के लिए 3 इधर लगाओ, तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ काउंट करो कितने हुए, 7, 2 दूनी 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7/2 लिखो। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने किया है, तो ये गैस, ये गैस, ये गैस और ये लिक्विड। तो डेल्टा एनजी की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 2 माइनस 1 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 4.5 इज इक्वल टू माइनस 2.5। आया बेटा? ये 2 गैस है तो लिक्विड है, कोई काम करनी है। ये 3.5 और ये 4.5, डाई आ गया। ठीक है बेटा, आप सोचो यदि यही चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ये भी गैस हो जाता, तो हो जाता 5 माइनस 4.5 बराबर 0.5 डेल्टा एनजी। आया कि नहीं आया? आ गया। C3H6 प्लस O2 गिव्स मी CO2 प्लस H2। कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 6 3, ये वाला हो गया है क्या? ना, हाँ 6 और 3 9 नहीं हुआ, 9/2 25 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा एनजी 3, ये लिक्विड हो जाएगा। 3 माइनस 5.5 माइनस 2.5, कुछ गड़बड़ है, कुछ घोटाला है। 4.5 और 1 कितना हुआ? 5.5 और इधर 3, नहीं कोई घोटाला नहीं है, एकदम सही है, करेक्ट है। C3H8 था, अच्छा मैंने आपको ऑप्शन में C3H8 दिया था, लो C3H8 कर देते बेटा, तो प्लस कर देते, इधर 4 कर देते। अब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? पड़ रहा है। ये कितने हुए? 6 और 4 10, मतलब ये कितना हो जाता? 5, मतलब ये कितना हो जाता? 6, मतलब ये कितना हो जाता? -3। ठीक है बेटा,
जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पाएगा वो आप कर लेना, वो 4 7 हो गया और ये 6 1 आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सब लोग को समझ में आ गया? सब लोग को समझ में आ गया? अरे C3H6 लो, C3H ले लो, जो लो, समझ में आ गया ना? बस कंसेप्ट। जैसे PCl5 गैस, किसी ने हीट किया, बनाया PCl3 + Cl2 गैस, व्हाट इज डेल्टा Ng? जैसे किसी ने 2 मोल अमोनिया लिया और तोड़ दिया N2 + 3H2 में, व्हाट इज डेल्टा Ng? निकाल लोगे भाई? ऊपर वाले में 2 गैस और 1 गैस, 2 - 1 = 1। नीचे वाले में 1 + 3 4 - 2 = 2। दैट इज इट। सबको निकालना है डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, सबको निकालना है डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, सिंपल है। जैसे कोई आपसे ये बोल दे कल के दिन कि Kp = Kc या ln Kp = ln Kc माइनस क्या था, ln Kp was equal to ln Kc प्लस डेल्टा Ng ln RT, यही आया था। RT की पावर Kc RT की पावर डेल्टा Ng था, तो यही आया था, है ना? अब उसने आपसे बोल दिया माइनस ln RT, माइनस ln RT, करेक्ट है। तो इन रिटन इक्वेशंस में से ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है इतनी सारी, इनमें से किस इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन जस्टिफाई कर रही है? PCl5 वाली, PCl5 वाली, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। करेक्ट है बेटा इतनी बात सब लोग को? ठीक है, चलो देखो, आपने 2 मोल ले लिए तो आपका डेल्टा Ng कितना आ गया? 5 आ गया, है ना? तो आप 2 मोल मत लो, आप 1 मोल लो, ठीक है? 2 मोल मत लो, 1 मोल लो, दैट इज इट। वरना ऐसे तो आप 10 मोल ले लोगे तो डेल्टा Ng की वैल्यू फिर बदल जाएगी, ठीक है ना? तो आप पर मोल लो। ओके, चलो। और वैसे आपको रिएक्शन दे भी सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर इधर आ जाओ, ठीक है बेटा? क्योंकि हमको गिवन रिएक्शन के लिए निकालना पड़ता है, तो मेरी बात को समझो बेटा, जो भी रिएक्शन हमें दी होती है ना उसके लिए हमें निकालना होता है। हाँ, अब कोई ये बोल रहा है ये वाला क्यों, ये वाला क्यों? मैंने लिखा ln Kp ln Kc माइनस ln RT, इस इक्वेशन से मैच करो, कॉमन सेंस। तो डेल्टा Ng की वैल्यू -1 आई कि नहीं है? कॉमन सेंस, मैच करो। डेल्टा Ng की वैल्यू -1 है कि नहीं है? वो इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैच करो। तो -1 कहाँ पे है वैल्यू? अच्छा, इधर +1 है, इधर तो +1 है, तो ये वाली नहीं होगी, इसकी उल्टी वाली होगी, तो ये वाली नहीं होगी। तो इक्वेशन कौन सी होगी, मैं बनाता हूँ। PCl3 + Cl2 gives me PCl5, ये वाली होगी। समझ गया बात? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। एसोसिएशन रिएक्शन इसको बोलेंगे, PCl5 का एसोसिएशन हो रहा है। इस रिएक्शन को डिसोसिएशन बोलेंगे, क्योंकि 1 मोल टूट के 2 मोल बन रहे हैं, तो डिसोसिएशन हो रहा है। इधर कुछ बन रहा है, 2 मिला के 1 बन रहा है, तो इसको एसोसिएशन बोल देंगे, उसको डिसोसिएशन रिएक्शन बोल देंगे। और ऑब्वियसली रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाना पड़ेगा, वरना केपी केसी जैसी कोई बात नहीं रह जाएगी, ठीक है? इस पूरे चैप्टर में ये वाला निशान हमको लगाना ही लगाना है, क्योंकि केपी केसी की बात चलेगी तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में खाना बोलना पड़ेगा बेटा। सब लोग जल्दी से बोल दो, यदि आ गया हो समझ में तो मैं आगे बढ़ आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप सोचिए कि केपी जो है केसी से, केपी और केसी में रिलेशनशिप देखते हैं। आप जल्दी से लिखो, यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है तो केपी ग्रेटर देन केसी होगा या लेसर होगा, और डेल्टा एनजी की वैल्यू यदि 0 है तो क्या होगा, और डेल्टा एनजी की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो केपी केसी का रिलेशनशिप क्या होगा, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। तो पहले डेल्टा एनजी यदि पॉजिटिव है तो केपी केसी में क्या रिलेशनशिप होगा देखो, फिर डेल्टा एनजी 0 है तो केपी केसी में क्या रिलेशन होगा, और तीसरा यदि डेल्टा एनजी
नेगेटिव है तो केपी केसी में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से देखो। देखो बेटा, यदि मान लो इफ डेल्टा एन जी बराबर पॉजिटिव, तो केपी बराबर क्या था बेटा, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बेटा। तो केपी विल बी ग्रेटर देन केसी, क्योंकि केपी इज केपी प्लस समथिंग। इसको यदि आपको और समझना है, मतलब क्योंकि आरटी की पावर डेल्टा एन जी पॉजिटिव वैल्यू है, समझ रहे हो बात को। इसको और समझना है तो ऐसे समझो, log kp will be equal to log kc plus डेल्टा एन जी एल एन आर टी। अब आप एक बात सोचो, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, केसी जो है ये एल एन केसी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप। तो यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो केसी से कुछ माइनस होकर के ये वाली वैल्यू आएगी। आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, ठीक है ना। अब सोचो, यदि हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब केपी इज ग्रेटर देन केसी, मींस केपी इज ग्रेटर देन केसी। इफ डेल्टा एनजी इज नेगेटिव, मैं आपको मैथमेटिकली दूसरे तरीके से भी समझा दूं, आप टेंशन मत, है ना। डायरेक्ट इससे भी समझा सकता हूं, जैसे मैंने लिखा केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर एनीथिंग पॉजिटिव। ठीक है बेटा, एनीथिंग पॉजिटिव वैल्यू, एनीथिंग पॉजिटिव वैल्यू, करेक्ट है बात, पॉजिटिव वैल्यू है कोई भी। अच्छा, अब सुनना, आप मेरी बात को ध्यान से, बोलना मत बीच में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बोलना मत कुछ। एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, मानते हो कि नहीं मानते? एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो, वेरी गुड। अब सुनना, यदि मैं लिखता केपी केसी आरटी की पावर जीरो, तो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो एनीथिंग टू द पावर पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन वन। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन वन ही आने वाली है, तो केसी मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटर देन वन इज इक्वल टू केपी। चमका के नहीं चमका? एंड देयरफॉर केपी इज ग्रेटर देन केसी। मैथमेटिक्स चमका, इधर से भी चमक गया, इधर से भी चमक गया, दोनों तरीके से चमक गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, ठीक, ओके चलो। तो बेटा डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, ठीक है। इफ डेल्टा जे एन जी इज नेगेटिव, तो एनीथिंग टू द पावर नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन वन, तो केपी इज लेस देन केसी। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, केपी इज इक्वल टू केसी। समझ गए सब लोग बात को? समझ गए सबको बात को? अब मैथमेटिक्स सबको समझ में आ गया। एनीथिंग टू दी पावर जीरो, एनीथिंग टू दी पावर जीरो बराबर वन। जिन महान मैथमेटिशियंस को अभी भी समझ में नहीं आया है, हे महान मैथमेटिशियन समझ लो, एनीथिंग मतलब एक्स की पावर जीरो बराबर वन, एक्स की पावर एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, और x की पावर एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन वन, बस, ठीक है। चलो इतनी कहानी खत्म। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो केपी बराबर है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है बेटा। अब समझना बात को, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/r, मतलब 1/0.0821 Kelvin. If temperature is this much,
1 divided by 0.0821, that means 12.18 Kelvin. तो R को मार देगा, देन Kp बराबर Kc R इंटू 1/R की पावर डेल्टा Ng, देयरफॉर Kp बराबर Kc 1 की पावर डेल्टा Ng। अब 1 की पावर आप कोई भी वैल्यू रखो 1 ही आएगा, बोलो ना बेटा। 1 की पावर आप कुछ भी रखो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही आएगा। 1 की पावर 0 क्या होता है, 1 आएगा। ठीक है बेटा, 1 की पावर कुछ भी रखो आप 1 ही आएगा। तो चूंकि 1 ही आना है तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। आई बेटा बात समझ में? Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? Kp बराबर Kc हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा Ng, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा Ng, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा Ng। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा इतनी बात? ठीक है 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 ठीक है। अब देखो, मैं इसको प्रूव करूं मैथमेटिकली, जो मैंने बोला 1 की पावर एनीथिंग। देखो बेटा, 1 की पावर 1 रखो या 2 रखो या 3 रखो, उसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यही होगा बेटा 1 की पावर 4। तो 1 ही आया, 1 ही आया, अलग तो नहीं आया। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड है, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। अब किसी ने बोला सर 1 की पावर -1, अब बताओ ये 1 कैसे है? सरल है, ये 1 की पावर 1 है। 1 की पावर -1 का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में ले जाओ उसको, तो 1 की पावर 1 क्या होता है, 1 ही होता है। आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। यदि किसी बोला 1 की पावर -2, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 2 बार 1 का डंडा मल्टीप्लाई होगा, 1/1 into 1, 1/1 into 1, and 1/1 into 1 is also 1, and therefore मैं बोल रहा हूं आपसे 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही आना है मैथमेटिक्स। प्रूव्ड, प्रूव्ड, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, अब आप समझना, ये किताबें लिखती हैं। अब जो बच्चे को मैथमेटिक्स आता है उस बच्चे के दिमाग पे एक बात और आ गई, उसने सोचा होगा सर यदि 1/r से भी कम वैल्यू हुई तो बात बदल जाएगी सर, तो बात बदल जाएगी, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा मामला। जो यहां मामला आपने लिखा है इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब डेल्टा एन जी यदि पॉजिटिव हुआ तो केपी विल बी लेस देन केसी, और डेल्टा एन जी यदि नेगेटिव हुआ तो केपी विल बी मोर देन केसी। बिल्कुल आंसर रिवर्स हो जाएंगे मैथमेटिकली। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये भी बेटा ये जो गणित है ना, ये पता नहीं कहां से आया। ये मैंने जर्नली ऑथेंटिक बुक में ये सब बकवास लिखी हुई नहीं देखी है, ये जो लिखा हुआ है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं लिखते किताबें। सुनना आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, मैथमेटिकली तो आप कुछ भी कर सकते हो, हाइपोथेटिकल है, रियल वर्ल्ड में क्या होने वाला है मेरी बात को सुनो। आप समझ रहे हो बेटा, टेम्परेचर 12.18 केल्विन है। टेम्परेचर कितना है, 12.18 केल्विन है। मतलब टेम्परेचर है -260, मतलब टेम्परेचर है -260। तो मेरी बात समझ में आ रही है, आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार। -260 टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन होगी नहीं यार, काय का इक्विलिब्रियम, कोई रिएक्शन होगी नहीं, काय का इक्विलिब्रियम। तुम के की वैल्यू लगा रहे हो, मॉलिक्यूल हिलेगा नहीं अपनी जगह, ऐसे रुका रहेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी यार। अरे यार -273 पे तो सारे मूवमेंट सीज हो जाते हैं, -273 पे तो कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिलता ही नहीं, एब्सोल्यूट जीरो एनर्जी उसकी हो गई। अब एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी। अरे यार तुम खुद ही सोचो यार, यदि तुम्हारे एनर्जी लेवल को मैं 1000 गुना कम कर दूं तो तुम किसी से हाई हेलो करोगे क्या। क्लियर ना इतनी बात बेटा। वैसे तो हम फेसबुक रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, लेकिन जब किसी को कोरोना हुआ उस समय थोड़ी ना भेजता है फेसबुक रिक्वेस्ट। उस समय तो ये पड़ी हुई जिंदा रह जाए भैया तो बड़ी बात है। तो उस समय थोड़ी ना अपन किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ वहां।
एनर्जी तो वैसे ही नहीं है, ऊपर से कौन वेस्ट करे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। और ये तो 12.18 केल्विन है मेरे भाई, -260, कौन सी रिएक्शन होगी इस समय? ये पूरा हाइपोथेटिकल बकवास कंसेप्ट है। समझे आप मेरी बात को? तो मैथमेटिकली बात करें तो सब सही है कि 1/r से भी यदि टेम्परेचर 12.18 केल्विन से कम हुआ तो सब रिवर्स हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। तुम देखना बुक्स में कभी नहीं लिखा रहेगा, ये बुक्स में कभी नहीं लिखा रहता, ये गाइड्स में लिखा रहता, ये लिखा रहता है बुक्स में। समझे आप मेरी बात को? हाउ हाउ क्लियर है? क्लियर है? बस तो आप इस बात को समझ लो, जितना मैंने समझा दिया है उतना समझ में आ गया है तो मुबारक हो। डेल्टा एनजी की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो केपी ग्रेटर देन केसी, यदि जीरो है तो केपी इक्वल टू केसी, और नेगेटिव है तो केपी लेस देन केसी। यही एग्जाम में आएगा, आगे का एग्जाम में नहीं आएगा। आप कंफ्यूज ना, उसके लिए मैंने आपको मैथमेटिक्स बता दिया और केमिस्ट्री का आंसर भी दे दिया है कि क्यों बुक्स नहीं लिखती हैं वो वाली बात कि 1/r से कम हुआ तो क्या होगा। अब चलो बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े, खाना बोलना पड़ेगा। ओके, अब अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ के। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है उससे हम क्या पता लगा सकते हैं? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है उससे हम क्या पता लगा सकते हैं? आप क्या, आपको क्या लग रहा है? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा। तो यदि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में खूब ज्यादा गई तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा आएगी। यदि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा गई है तो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाती है ज्यादा? जब स्टेबिलिटी बढ़ती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो आओ, बोलो आओ, बोलो आओ। यदि मान लो आप हिमाचल की वादियों में आगे निकल गए घूमते हुए कायरा के साथ, आपने कहा आओ कायरा, हिमाचल की वादियों में भाई बहन घूमे और तुम चले गए घूमने के लिए। ठीक है बेटा, घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं, और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ। परंतु यदि मान लो आप पाकिस्तान में घुस गए तो क्या होगा? वहां से एक बैठा हुआ सिपाही बोलेगा कायरा, और दूसरा जो भी है, क्योंकि भाई बहन की बात चल रही तो आप लोग का ही नाम लेना पड़ेगा, वरुण, जेठालाल। ओके, जेठालाल इज गुड। कायरा एंड जेठालाल, बीपीएस मत बोलना मोहित, मैं सही बोल रहा हूँ तो समझ लूंगा मैं, समझा? तो द थिंग इज दैट कि कायरा और जेठालाल, वो सिपाही वहां पर बोलेगा जेठालाल जी और कायरा जी वापस लौट जाइए, गोली मार देंगे। तो वो लोग कहेंगे सॉरी भैयो, सॉरी भैयो, गलती से आ गए, वापस आ जाओ। वहां स्टेबिलिटी नहीं है, आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति उस रास्ते पे चलता है जहां स्थिरता होती है। जिस रास्ते पे स्थिरता ना हो उस रास्ते पे कौन जाएगा? बोलो यार। जिस गली में तेरा घर ना हो उस गली से क्या गुजरना? स्थिरता नहीं उस रास्ते पे। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, क्लियर है? तो जिस रास्ते पे स्थिरता होती है इंसान उसी पे आगे बढ़ता है। तो यदि प्रोडक्ट स्टेबल है, यदि के की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड लपक के गई, क्योंकि के क्या है? के है इफ रिएक्शन इज a plus b गिविंग मी c plus d 1 3 2 4। तो के क्या है? के इज सी का डिब्बो, डी का डिब्बो, ए का डिब्बो, बी का डिब्बो की पावर 2 की पावर 4 की पावर 1 की पावर 3, ये क्या है? तो प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा के उतना ही ज्यादा होगा। आना बोलना पड़ेगा, प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा के उतना ही ज्यादा होगा। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा गई, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा गई, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में वही रिएक्शन ज्यादा जाएगी जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा।
यार दुनिया में वही चीजें होती हैं, वही काम होते हैं जिनमें स्टेबिलिटी होती है, जिनमें स्थिरता होती है। वो काम नहीं होते जिनमें स्थिरता नहीं होती। इंसान उस रास्ते पे खूब आगे बढ़ता है जिस रास्ते पे स्थिरता है। जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ बहुत सारी, क्योंकि वहां मुझे स्थिरता दिखाई देती है। आलतू फालतू काम नहीं करता हूँ कि फेसबुक पे बैठा हुआ सर्च कर रहा हूँ शिकार रिक्वेस्ट ये और वो, क्योंकि वहां स्थिरता नहीं है, बीवी मारेगी। समझ रहे हो आप बात को मेरी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं जिस रास्ते पर स्थिरता होती है। ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ, ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ। तो के की वैल्यू ज्यादा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा, और प्रोडक्ट ज्यादा होगा तभी जब वहां पर क्या होगी, स्थिरता होगी। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मतलब मैंने दो रिएक्शन के के दिए, दो रिएक्शन के के दिए, और मैं आपसे पूछूं किसका प्रोडक्ट रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल, तो आप बता सकते हो, बता सकते हो ना। जैसे मैंने मान लो N2 की रिएक्शन O2 के साथ कर दी और 2NO बना दिया, और N2 की रिएक्शन O2 5/2 के साथ कर दी और N2O5 बना दिया, और मैंने बोला इसके के की वैल्यू 10 है और इसके के की वैल्यू 20 है, तो कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, बता सकते हो? तो कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है? जो ज्यादा बना, जो ज्यादा बना। सेकंड वाल 20 है तो ज्यादा स्टेबल है, 20 है तो ज्यादा स्टेबल है, तो बना ज्यादा, ये ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल। अब सुनना, यदि मान लो मैंने ऐसा दे दिया आपको कि मेरे पास N2O4 है और N2O3 है, और मैंने इनको डिकम्पोज कराया इनटू NO2 प्लस NO2 या N2 प्लस O2 और N2 प्लस O2, इसके लिए के और इसके लिए के बता दो। इसके लिए के बताया 25 और इसके लिए के बताया 40, और मैंने पूछा किसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, N2O4 या N2O3, तो आप क्या बताओगे कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट के सेकंड, फर्स्ट के सेकंड, विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल? नाउ दिस ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, दिस ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसका के कम है, मतलब इसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। अरे यार जो फॉरवर्ड नहीं जाएगा मतलब वो बैकवर्ड में स्टेबल होगा ना। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? आया समझ में? भाई जिसका के ज्यादा उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, और जिसका के कम उसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। समझे बात को? समझे बात को? समझे बात को? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ऐसा है जैसे कि मैंने लिखा, समझ गया होगा आप बात? ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बना, के की वैल्यू आई 20, आ गई बात समझ में? आ गई तुमको बात समझ में? के इज पोटेशियम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थिंक पॉजिटिव। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, आप समझ गए होगे। ये वाला संबंध जुड़ेगा, ये केडी बनेगा। यहाँ पर ये अलग अलग ही अच्छे भैया, अलग ही अलग अच्छे हो। समझे आप मेरी बात को? क्योंकि उनका के की वैल्यू कम है यार। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। समझ लो ना, जिंदगी में आप बता सकते हो ना, किसी को भी आप बोल सकते हो हमारे तुम्हारे के की वैल्यू ही कम आ रही है, क्या करें? इनडायरेक्टली तो बोल ही सकते हो हमारी तुम्हारी के की वैल्यू कम आएगी, रहने दो भाई, स्टेबल नहीं हो पाएगा। समझ लो, सब लोग समझ लो। चलो भाई, एप्लीकेशन ऑफ के अब लिखता हूं मैं। तो एप्लीकेशन ऑफ के में अब हम लिखेंगे यार, 4 लाइन तुम खुद नहीं लिख पाओगे क्या? चलो लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आज तुम लोग मॉड्यूल साथ में रख के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? जल्दी बोलो, मॉड्यूल साथ में रख के बैठे हो? बैठे हो ना? देखो मॉड्यूल में लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, तो क्यों नहीं रख के बैठे हो? जो नहीं रखे हो, मैंने बोला था मॉड्यूल साथ में रख के बैठना, कल से मॉड्यूल सब साथ में रख के बैठना अपने साथ। सबके पास मॉड्यूल है ना? बेच तो नहीं दिया? नहीं तो बीच में ही गोलगप्पे खा लियो बेच के। एक प्यार का नगमा,
जिंदगी बेटा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अलग बात। मैंने पूरी पिक्चर देखी, लेकिन पूरी पिक्चर में मैंने सिर्फ वो देखा, क्या नाम है वो, लड़ाई वाला। कोई हीरोइन फीरोइन नहीं देखता मैं। मेरे को हीरोइन पसंद ही नहीं, मैं आपको सच बात बोलूं तो। आप बोल सकते हो अंगूर खट्टे हैं, जो आपको बोलना बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को तो कोई हीरोइन पसंद नहीं। अब नहीं है पसंद, बस तो नहीं है। 101 नंबर का पेज है मेरे मॉड्यूल में, आपके मुझे नहीं पता। नहीं मैं नहीं करता, जाओ, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते मुझसे। कुछ लोग कह रहे हैं सर हीरोइन पसंद करो, तो मेरे को मेरे घर में पिटवा लो, तुम्हारा यही उद्देश्य, कुछ भी करके सर के कचरे हो जाए। चल भाई आगे बढ़ते हैं। भाई एप्लीकेशन ऑफ के लिखते हैं, समझा मैंने आपको पूरा दिया है जीवन में, इसके बाद तो सब फॉर्मेलिटी है। एप्लीकेशन ऑफ के, तो पहला क्या लिखा उसने, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता लग जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ reactant and product. If K is more product, more stable. If K is less reactant, more stable. Reactant more stable. Stability of, ठीक है बेटा, जैसे कि आप मार तमाम एग्जाम्पल ले सकते हो। अब आप लोग बिगिनर बॉक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब आप खुद लगाना क्वेश्चन, देखना आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेंगे तो मैं बनवाऊंगा। अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। फैक्टर्स अफेक्टिंग, आज ही के आज आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा, जो आपने सीखा है ना, ये बीबी दिया होगा तुम लोगों को यहाँ पे, और एक्सरसाइज 1 में चले जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे केपी केसी वाले, समझे ना। ये केपी केसी वाले दुनिया भर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मॉड्यूल है तुम लोगों के पास में, तो आज के आज ही सॉल्व कर मारना आप लोग, है ना। मैंने आपको बेसिक बहुत सुंदर पढ़ा दिए, आज के आज ही सॉल्व करोगे, सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप कहो तो मैं ही करवा देता हूँ सारे के सारे सॉल्व, लेकिन उससे फायदा नहीं है। कई लोग करवा भी देते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ही बता देते हैं इनडायरेक्टली बच्चों को, है ना। लेकिन आप खुद करो, ज्यादा अच्छा है ना बेटा। हाँ, मैं तो आपसे हरदम एक बात बोलता हूँ कि बेटा जब भी कोई भी हो दुनिया में, यदि वो टीचर है तो वो आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएगा, वो हरदम आपको देगा, आप सॉल्व करो तो ही आप बन पाओगे। मैंने आपको थ्योरी इतनी क्लियरली बता दी ना, इतनी क्लियरली बता दी ना आपको, और थोड़ा खुद को दाव पे लगा दिया मैंने, 11+ बीपीएस लिख दिया, खुद को दाव पे लगा दिया। यदि इसके बावजूद आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, तो अब आप सोच नहीं रहे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो मॉड्यूल में दिया हो, इधर उधर दिया हो, और वो क्वेश्चन जो मैंने थ्योरी बताई उससे बाहर निकल जाए, नहीं है बेटा। अब आप ट्राई करो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। डाउट डिस्कशन इसका रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन तो सॉल्व करो, डाउट डिस्कशन में रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आपको बताता हूँ इसके कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका सिर्फ एक काम करना, मेरे को वो डाल देना आज रात को डाउट डिस्कशन में। आज रात को 9:30 बजे मैं आपसे डाउट डिस्कशन करूंगा, 9 से 9:30 तक सब लोग क्वेश्चन डाल देना। जिन्हें डर लगता है, आंखों में दर्द हो रहा है और कोई प्रकार की परेशानी है, भूत का डर है, मम्मी पापा का डर है, या किसी और से फोन पे इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज डाउट पटक के और भाग जाना, ठीक है। डाउट पटक के भाग जाना। लो भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ के, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ए पर्टिकुलर रिएक्शन,
in particular direction with particular stoichiometric coefficient with particular stoichiometric coefficient K only depends on temperature, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब आप समझना, एग्जाम्पल जैसे N2 + 3H2 gives me 2 मोल अमोनिया। इस रिएक्शन का K की वैल्यू यदि X है, तो कल के दिन कोई बोले हाफ N2 + 3/H2 gives me 2 अमोनिया, इसके K की वैल्यू क्या होगी? तो इसके K की वैल्यू X नहीं होगी। समझिए आप मेरी बात को, एक ही रिएक्शन रखनी है, मतलब ये ऊपर वाली रिएक्शन में कोई हेरफेर नहीं करना। आपको ये नहीं करना है कल के दिन आप बोलो अरे वही तो है बस उल्टी हो रही है। इसके K की वैल्यू इट इज नॉट X। जब तक एक ही रिएक्शन दी है, एक ही रिएक्शन दी है, आपको किसी एग्जामिनर ने एक रिएक्शन दे दी विद पर्टिकुलर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और अब बोले कि K की वैल्यू किस चीज पर निर्भर करेगी, तो आप कहना इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इस पर्टिकुलर स्टोइचोमेट्रिक के साथ K की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बोलो आओ, बोलो आओ, आना बोलना पड़ेगा जी, आना बोलना पड़ेगा जी। पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यदि बदल दोगे तो फिर रिएक्शन का K बदल जाएगा। मैं आपको लॉजिक सिखाऊंगा कि क्यों ऐसा हो जाएगा, रटाना कुछ नहीं है, लॉजिक सिखाना, समझाने में ही तो ज्यादा समय जाता है बेटा। ठीक है ना, क्या सबको बात क्लियर है यहाँ तक? चलो आप इसको ठोपो, फिर मैं आगे बताता हूँ। आप बढ़िया चीज बताऊंगा, बढ़िया चीज। लास्ट वाली तो फर्स्ट वाली जैसी ही है, नहीं है बेटा, लास्ट वाली और फर्स्ट वाली अलग है, उल्टी है। लास्ट वाली और फर्स्ट वाली उल्टी है बेटा, समझना बात का। हो गया? व्हाट इज एक्स? कैसी बात कर रहे हैं? इट इज नॉट दैट एक्स। कुछ लोग तो आंसू निकल आए जैसे ही एक्स देखा, सर व्हाट इज एक्स? मैं एक्स मैंने अपने मन से कोई वैल्यू मानी है यार। मतलब कुछ लोग ना कसम से, व्हाट इज एक्स, हाउ वुड आई नो? अच्छा, आपने डाउट में ये डिमांड नहीं करी सर प्लीज किसी चीज की भी वैल्यू एक्स एज्यूम मत किया करो, मेरे जख्म ताजे हो जाते हैं। वैसे अभी तो तुम 10th से आए हो, तुम्हारा काय का एक्स वाई जेड। नो आई एम नॉट डाउटिंग योर एबिलिटी, आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग। जैसा सीधा मैं हूं उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ हर बात।
मैं आपकी एबिलिटी पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप ह्यूमिलेटेड फील करो, सर कैसे बोल रहे हैं 10 से अभी आए हो, मतलब हाउ वुड यू नो एक्स वाई जेड। नो, आई एम नॉट डाउटिंग योर एबिलिटी, मैं अपने आप को लेकर के सोच रहा था, जितना सीधा मैं हूं उस हिसाब से। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, और ज्ञान की गंगा बहाते। मैं तो बेटा सीधा हूँ, बहुत सीधा हूँ। देखो समझ रहे हैं आप मेरी बात। जैसे आज मैं वो पिक्चर देख रहा था, शेरशाह, शेरशाह पिक्चर देख रहा था। उस पिक्चर के अंदर क्यारा ने एक वर्ड यूज किया जिसमें उसने ये बोला कि यदि लड़का मुझसे कुछ छुपाएगा, आई विल नॉट टेक अ सेकंड टू डंप हिम। फिर मुझे याद आया कि 99 की पिक्चर है, 99 में शायद कारगिल वॉर 99 के टाइम पे आई है। इस समय ये शब्द समाज में नहीं था जिसे डंप बोलते हैं, आई डम्प्ड हिम, ये नया शब्द है। 99 में ये शब्द यूज नहीं होता था कि मैंने उसको डंप कर दिया। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर ना अंतिमान। होमवर्क नहीं किया जिसने पिक्चर बनाई, जिसने होमवर्क नहीं किया, उस समय कोई ये नहीं कहता डंप, या छोड़ दिया ये कहते थे, हाँ छोड़ दिया ये कहते थे, लेकिन डंप कर दिया ये कोई नहीं कहता था। खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं, आगे और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो खैर बात चल रही थी हमारी कुछ कुछ सब्जेक्ट को लेकर के। हाँ मैं आपको बता रहा था किस पे डिपेंड करती है। अरे सुनो तो यार, सुनो तो यार, सुनो तो यार, किस पे डिपेंड करती है ये सुनो। तो डिपेंड किस पे करती है, के की वैल्यू। यदि कोई एक रिएक्शन है, अब बढ़िया बात बता रहा हूँ, यदि समय है ना तो बहुत अच्छी बात बता के जाऊँ। समय सिर्फ 4 मिनट है, ओह माय गॉश। कोशिश करते सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करते। 24 मिनट बाकी है। नहीं ना, अच्छा हाँ 8:20 तक क्लास हो, अभी तो 24 मिनट बाकी। ओ बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा अंतर क्या हुआ, एक बच्चे ने पूछा सर रिएक्शन तो सेम ही है ना, N2 + 3H2 gives me 2 मोल अमोनिया। करेक्ट है बेटा। अब ये रिएक्शन हुई और N2 + 3/2H2 गिव्स मी 2 मोल अमोनिया। इनमें अंतर क्या है सर, सिर्फ स्टोइचियोमेट्री का तो अंतर है। इसका मतलब है 1 मोल N2 ने 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट किया, मतलब वो 28 ग्राम ने रिएक्ट किया 6 ग्राम के साथ और 34 ग्राम बनाया, और यहाँ पे 14 ग्राम ने रिएक्ट किया 3 ग्राम के साथ और 17 ग्राम बनाया। समझ रहे हो आप इस बात को। तो बच्चा पूछ सकता है सर वेट बढ़ाने घटाने से के की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा यार, मास बढ़ाने घटाने पे के की वैल्यू कभी बदलती नहीं। तो मेरी बात को समझना बेटा, के किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो उसमें एक चीज ये भी आएगी कि यदि आप रिएक्टेंट का मास बढ़ा दो घटा दो, इससे के की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसे हो सकता है कि के की वैल्यू रिएक्टेंट के मास पे डिपेंड कर जाए, नहीं करती, नहीं करती। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो लग रहा है कि कर रही है, यहाँ तो लग रहा है कर रही है, बोलो हो क्या। इससे पहले हमारे सामने ये वाली चीज नहीं है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अच्छा इसके बाद आ रही है, वो गोल्डन की पॉइंट में दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ के। उसमें एक बात लिखी हुई है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ के में लिखा हुआ है फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि आप मॉड्यूल में देखो लिखा है, सुनो यार मेरी बात सुनो ना मैं भाई, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें एक बात लिखी हुई है द मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये सब अफेक्ट नहीं करता। के की वैल्यू वही रहती है मेरे भाई। मेरी बात को ध्यान सुनो, एक रिएक्शन इस डिब्बों के अंदर चल रही है, एक रिएक्शन इस डिब्बों के अंदर, प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड स्टॉप लिस्टिंग। No, start listening, not stop listening. Start listening and stop talking. Now, मान लो इस डिब्बों के अंदर कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है, कोई रिएक्शन इस डिब्बों के अंदर चल रही है, N2 + 3H2 गिव्स मी 2 मोल अमोनिया, ठीक, क्लोज कंटेनर है तभी है। मैंने किसी रास्ते से इसमें थोड़ा सा N2 डाल दिया, क्या के की वैल्यू बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, के की वैल्यू वही रहेगी। बोलो हाउ, बोलो हाउ। के की वैल्यू चेंज नहीं होती है, के की वैल्यू सिर्फ किससे चेंज होती है? टेम्परेचर से। सिर्फ किससे चेंज होती है? टेम्परेचर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इधर तो समस्या है, फिर ये कंसेप्ट तो फिर गलत है। 28 ग्राम
तो यहाँ 14 ग्राम, ये 6 ग्राम, 3 ग्राम, तो सिर्फ मास ही तो बदल रहा है। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हो, एक तरफ तो आप, शुभम खंडेलवाल, जस्ट स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग। सुनो ध्यान से, ये 28 ग्राम, ये 14 ग्राम, ये 6 ग्राम, ये 3 ग्राम, तो सिर्फ मास ही तो बदल रहा है, तो के की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है? मैं तो बोल रहा हूं के की वैल्यू चेंज हो रही है, और दूसरी बार ये लिखा है मॉड्यूल में कि मास के बदलने से के की वैल्यू नहीं बदलती। समझे आप मेरी बात को? समझे मेरी बात को? मास चेंज करने से के की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब आपका यदि ये सवाल है कि मास के चेंज नहीं करने से के की वैल्यू क्यों नहीं चेंज होती, तो रुक जाओ, अभी मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अभी आपको वो बात सीख लेनी है, सुन लेनी है। एक साथ बहुत सारे डायमेंशन खोलूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, वरना आपका दिमाग इधर उधर घोड़े दौड़ाता रहेगा और जो मैं समझा रहा हूं वो नहीं समझोगे और सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने बोला फिलहाल याद कर लो। क्या याद कर लिया? क्या याद कर लिया? कि के की वैल्यू मास बढ़ाने या घटाने से चेंज नहीं होती है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का के अलग है, इस रिएक्शन का के अलग है। क्या ये दो बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि नहीं है, पहले ये बता। है ना? कॉन्ट्रडिक्टरी है ना? कॉन्ट्रडिक्टरी है ना? पर हैं दोनों बातें सही, पर हैं दोनों बातें सही। अब दोनों बातें कैसे सही हैं वो प्रूव करूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब सुनो, इसका उत्तर छुपा हुआ है 12वीं के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसका उत्तर छुपा है 12वीं के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में, जो आपने अब तक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। सुन लो बेटा, कोई भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो इस बात पे निर्भर करता है। देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर, मैंने एक जमाने में आपको लिखाया था, इज इक्वल्स टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे ही लिखते हैं, आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा। ठीक, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके लिए ये है, और इसके लिए क्या होगा? के एफ N2 की पावर 1, सॉरी, N2 की पावर हाफ और H2 की पावर 3/2। करेक्ट है? करेक्ट है? आना बोलना पड़ेगा यार, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। होता क्या है, होता क्या है, अब चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की कोई बात इधर आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि N2 के कंसंट्रेशन को यदि आप, एक्चुअली क्या होता है, सुन रहे हो तुम लोग ना ध्यान से, एक्चुअली क्या होता है कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में ये अजम्पशन होता है कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब मैं नया चैप्टर नहीं खोल सकता, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं समझाऊंगा, लेकिन इसका जवाब छुपा है 12th के चैप्टर में। अब उस बात को समझाने के लिए कितनी देर लगेगी? मेरे को लगभग आपको लगेगा आधा घंटा, आधा घंटा या इससे ज्यादा लग जाएगा, आधा घंटा या इससे ज्यादा, या 1 घंटा लग जाएगा इस बात पे आने में कि ये चीज क्या है ना? अब आप मेरी बात को सुनो, मैं वो 1 घंटा वेस्ट नहीं करूंगा। मैं केमिकल काइनेटिक्स अभी नहीं आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, काइनेटिक्स का मैं आपको लेक्चर दे सकता हूँ ये पढ़ने के लिए, लेकिन अभी पढ़ाऊंगा नहीं काइनेटिक्स। ठीक, कुल मिलाकर के बात इतनी है कि इस रिएक्शन में N2 के कंसंट्रेशन को यदि डबल किया जाए तो रिएक्शन का रेट दुगना हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 हो जाएगा। इधर दुगना किया जाए तो इधर 2 की पावर 3 8 गुना हो जाएगा रिएक्शन का रेट। यहां यदि दुगना किया जाए तो 2 की पावर हाफ 1.4 टाइम 1.41 टाइम होगा, और यहां पर यदि दुगना किया जाए तो 2 की पावर 3/2 टाइम्स होगा। मतलब रिएक्शन का जो अजम्पशन है जो रिएक्शन में कि ये सब एलिमेंट्री रिएक्शंस है, इस अजम्पशन के कारण ऐसा होता है। मैथमेटिकली यदि हम देखें तो इसका मतलब, और ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में अंतर क्या है वो बात समझो। सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, मैथमेटिक्स में ना जा करके। जब ऐसे रिएक्शन लिखते हैं और ऐसे रिएक्शन लिखते हैं, चूंकि लॉ ऑफ मास सेक्शन में ये अजम्पशन है कि ये भी एलिमेंट्री है, ये भी एलिमेंट्री है, तो मतलब इस रिएक्शन में यदि N2 के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगनी हो जाएगी। S2 को डबल किया
तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुनी हो जाएगी। लेकिन इस रिएक्शन में यदि N2 के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.41 टाइम्स बढ़ेगी। ये दोनों रिएक्शन अलग अलग कंसीडर होती है। तो मेरी बात कुछ समझ में आई? छोटा सा बात समझ में आई? संभवी को लैग हो रहा है, बाकी लोगों को भी लैग हो रहा है? बाकी लोगों को भी लैग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। एक बार और समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ, एक बार और समझाता हूँ। सुनो मेरी बात को ध्यान से। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे लिखा है बेटा, इस रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे लिखा है। बोलो क्लियर है? ये तो आ गया सबको समझ में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखना। अब सोचो N2 का कंसंट्रेशन यदि पहले 1 था और इधर भी N2 का कंसंट्रेशन पहले 1 था, ठीक है बेटा। अब 1 की जगह दोनों रिएक्शन में कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया। मतलब यहां पर क्या किया, 2 लिख दिया और यहां पर 2 लिख दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां 2 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि 2 की पावर 1 हो गया और ये 2 की पावर हाफ है, यहां 1.41 टाइम बढ़ेगा। तो क्या दोनों रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग तरीके से वेरी हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्लियर है बेटा इतनी बात? अब सुनो, अब सुनो, हो सकता है रियल वर्ल्ड में वो सेम हो, लेकिन चूंकि चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन में जो भी रिएक्शन लिखी जाती है, अजम्पशन ये लिया जाता है कि हर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट ऐसे लिखते हैं। थोड़ा बहुत तो आया होगा ना समझ में कि वो सेम नहीं है, पूरा नहीं भी आया हो समझ में तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक आइडिया लग गया कि वो अलग अलग हैं। यदि कोई बच्चा 12th पास होता तो वो 1 सेकंड में समझ जाता कि सर क्या बात कर रहे हैं। अब यदि आपको ये बात समझनी है और डिटेल में तो मैं आपको लेक्चर दे दूंगा रिकॉर्डेड, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा सुन के कि हाँ ये कह रहे थे सर। ठीक है ना भाई? बेटा देखो, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, उससे अच्छा कुछ तो आ गया, उससे अच्छा ये तो पता लग गया कम से कम कि यार इनमें डिफरेंस है कुछ ना कुछ। मैंने प्रूव करके बताया, आपको ना भी आया हो समझ में, लेकिन ये भरोसा तो हो गया होगा कि हाँ डिफरेंस है, तो कंफ्यूजन नहीं है कि डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है ना? क्योंकि आप 11th में बेटा अभी अभी मासूम हो, तो इसलिए एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, वो एक बात है। मैथमेटिकली इतना आया समझ में थोड़ा सा, टू की पावर, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन अलग अलग हैं लोमा के हिसाब से। किसके हिसाब से? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में दोनों रिएक्शन अलग अलग ना रही, लेकिन हमें तो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना है, जहां पे हर रिएक्शन में ऐसे ही आपको रेट लिखना है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलने से, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलने से, बोलो ना, बोलो ना, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन चेंज हुई है, रिएक्शन का टाइप वो नहीं रह गया है, रिएक्शन का मायने वो नहीं रह गया। यदि मान लो कोई कल के दिन यहां लिख दे 4N2 प्लस 12H2 गिव्स मी 8 अमोनिया, समझ रहे बात को? तो लोमा के हिसाब से बेटा N2 के कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 16 गुना हो जाएगा। हाँ ना बोलो यार, हाँ ना बोलो यार। लोमा के हिसाब से N2 के कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 16 गुना हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस। रियल वर्ल्ड में हो सकता है ऐसा कुछ ना हो रहा हो, लेकिन लोमा का ये जो अजम्पशन है कि एवरी रिएक्शन इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन, हर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं। एक बात और कह दूं, एक बात और कह दूं, सुनना सुनना सुनना, ये अजम्पशंस, ये अजम्पशंस ये रियल वर्ल्ड में है कि नहीं है? जरूरी नहीं है। रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल करके इसकी पावर पे क्या चढ़ेगा वो पता लगाते हैं, वो काइनेटिक्स में आप पढ़ोगे। रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल करके पता लगाते हैं इसकी पावर पे क्या चढ़ेगा। तुमने सुना मेरी बात को ध्यान से? रियल वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट में कैसे पता लगाते हैं? एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं कि पावर पे क्या चढ़ेगा, और एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि दोनों रिएक्शन की पावर पे एक ही चीज चढ़नी है, तो फिर रिएक्शन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन वो प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल है। मेरा बहुत समय खराब हो गया और शायद मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाया, बहुत ज्यादा नहीं समझा पाया, लेकिन थोड़ा बहुत समझा पाया। अब मैं आपको काइनेटिक्स का 1 घंटे का लेक्चर दे दूंगा, उसमें भी आ जाएगा समझ में। ठीक है?
ठीक है ना, 15 या 20 मिनट देखना पड़ेगा, बस 15 या 20 मिनट देखना पड़ेगा, बात समझ में आ जाएगी। आज ही दे दूंगा लेक्चर। मेरा मानना ये है कि बच्चे से सच छुपा लो, उससे अच्छा है उसको पढ़ा दो, उसको भले आधा अधूरा समझ में आए, लेकिन उससे सच मत छुपाओ। समझिए आप मेरी बात, उससे सच नहीं छुपाना चाहिए, जिससे आगे जाके जब चैप्टर आएगा ना काइनेटिक्स, तो आप समझ जाओगे, और बीपीएस सर ने उस समय ये बात बताई थी। हाँ, बीपीएस सर ने उस समय बताई थी ये वाली बात, तब नहीं आई थी समझ में, लेकिन आज आ गई। लेकिन बेटा अनफॉर्चुनेटली पता लगा जो काइनेटिक्स पढ़ा रहा है वो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहा है, तो आपकी तो नॉलेज ही मिस हो गई, ना इक्विलिब्रियम वाले ने पढ़ाया और ना काइनेटिक्स वाले ने पढ़ाया। ठीक है ना। हाँ, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन जिनको, समझ रहे हो आप मेरी बात को, अदरवाइज आपका ये कंफ्यूजन हरदम बना रहता इस बात से कि सर दो रिएक्शन अलग अलग तो थी नहीं, एक ही रिएक्शन थी, आपने अलग अलग कैसे मानी। अब तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि ये दो रिएक्शन अलग अलग हैं किसी एक assumption के हिसाब से। बोलो यार, बोलो यार, ये बात तो क्लियर हो गई ना, कोई एक assumption है जिसके हिसाब से रिएक्शन अलग अलग है, इतनी बात तो आ गई ना समझ में। बस तो फिर अब सुनो, पहली चीज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहला पॉइंट। मैं क्यों कहता हूं ये चैप्टर गलत जगह पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो इक्वेशन आने वाली है उसका प्रूफ थर्मोडायनेमिक्स से, और थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा दी, मतलब इक्वेशन आपको रटनी है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ के, log k is equals to log k is equal to log k2 by k1 is equal to delta h upon 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2। फिलहाल आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि इसका प्रूफ पूरा आएगा थर्मोडायनेमिक्स से। अब दिक्कत ये है कि थर्मो तो हुआ नहीं, तो log k2 by k1 is equals to delta h 1 2.303 1 by t1 minus 1 by t2। करेक्ट है बेटा। K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। K1 क्या है, समझ गए होगे, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1। डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी, हीट बोल देते ऑफ रिएक्शन, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को बोलते हैं, चेंज ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को इंथैल्पी बोलते हैं। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि टेम्परेचर के साथ 2.303 क्यों आया बेटा, तो डिराइव है, फॉर्मूला डिराइव है बच्चे। अच्छा यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है कि 2.303, तो उन्होंने ln लगा दिया होगा बेटा फिर। नहीं लिखा है बेटा, मॉड्यूल में भी लिखा है 2.303 लिखा होगा बेटा, है ना। ये तो फॉर्मूला डिराइव हुआ है बेटा। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है आसान, लेकिन उसके लिए चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब मैं बहुत सारे डायमेंशन एक साथ नहीं खोल सकता यार, अभी काइनेटिक्स खोल दिया था, अब थर्मोडायनेमिक्स खोल दूं, फिर आपको डेल्टा जी पढ़ाऊं, डेल्टा एच पढ़ाऊं, डेल्टा यू पढ़ाऊं, फिर इधर आऊं तो मेरे को 8 दिन लग जाएंगे उधर, फिर इस टॉपिक पे वापस आऊंगा तो पागल थोड़ी ना हूं। तो आपसे क्या बोलूंगा, अभी फिलहाल इसको याद कर लो फॉर्मूले को, है ना। जब थर्मोडायनेमिक्स आऊंगा तो इसको डिराइव कर दो, ठीक है, ठीक है बेटा। अब 2.303 कैसे वैल्यू निकाली मैं आपको बताऊं। एक्चुअली ln k2 by k1 होता है बेटा, एक्चुअली फॉर्मूला होता है ln k2 by k1। अब ln को जब आप log बेस 10 करते हो तो 2.303 का सामने मल्टीप्लाई कर देते हो। बोलो बात क्लियर है जिसने पूछा उसको, ठीक है ना। ये एक्चुअल फॉर्मूला ही ऐसा होता है, ln k2 by k1 इज इक्वल टू डेल्टा h by r। यदि कोई ये लिख दे तो घबरा मत जाना,
1/T1 माइनस 1/T2। तो ln को जब आप log बेस 10 कन्वर्ट करते हो तो सामने 2.303 आ जाता है। तो मैंने इसको log बेस 10 करके नीचे 2.303 ले गया। log के सामने कुछ नहीं लगा, मतलब बेस 10। ओ ठीक है भाई, जिसको बहुत समस्या हो रही है उसको आगे समझ में है? ठीक है बेटा, ओके चलो। ये ln है, in है, ये ln है, क्लियर है? बी सीरियस। ये कौन है देखो जरा इसको, शुभम खंडेलवाल। शुभम, आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? तेरे नाम से कोई है क्या? तेरे नाम से कोई है? कोई होगी कि कोई होगा? चलो ठीक है, डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। एक बार पूछा 2.303 क्यों लिखा, मैंने बता दिया। फिर दोबारा पूछता है ln क्यों लिखा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है, मैं आंसर देने लग जाता हूँ। यदि मुझे ये पता होता है ये नॉन सीरियस बच्चा है तो मैं आंसर ही नहीं देता ना। ओके ठीक है, तू नहीं है तो चल कोई बात नहीं। भाई पढ़ाई करो यार, मस्ती करनी है तो कुछ और जाके कर लो ना यार, सीरीज पे जाके देख लो ना यार। काहे के लिए क्लास अटेंड करने के लिए चला है? ऐसे बोरिंग टाइप का मास्टर देखने के लिए चले है? इससे अच्छा जाके कायरा की पिक्चर देखो यार, कोई और हीरोइन की पिक्चर देख ले यार। क्लास क्यों चला है? घूम ले जाके बाहर, करो ना, घूम ले उसके गले में हाथ डाल के घूमना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ऐसा बोरिंग सा मास्टर दिख रहा है सामने, मतलब, और अपन इधर मजाक करने के लिए चला है। इससे अच्छा जाके कोई सीरीज देखो यार, कोई मूवी देखो, कोई गार्डन में घूमो, किसी को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजो। कहाँ मेरे चक्कर में फंसे हुए हो यार, गधेड़ा कहीं का। चलो आगे बढ़े। तो आई होप आई गिव यू अ ब्रिलियंट आइडिया, है ना? बेस्ड रिक्वेस्ट तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस एंड दिस। सो एलन, ठीक। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से बेटा, ये है क्वेश्चन। अब सुनना आप मेरी बात को कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, काश मैं आपको फ्रीनेस से पढ़ा पाता तो मैं आपसे क्या बोलता। मैं कुछ नहीं बता रहा, तुम खुद ही सोच के आना। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल्स टू नेगेटिव if T2 is greater than T1, value of K will decrease। अब सोचो, अब मैं इसको प्रूव करूं या आप खुद दिमाग लगाओ इसको प्रूव करने में, कितना अच्छा रहे। क्या बोला? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू क्या नेगेटिव है? बोलो डेल्टा H की वैल्यू क्या नेगेटिव है? तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मेरे पास आ जाएगा log K2 by K1 is equals to some negative value डिवाइडेड बाय 2.303 r, मतलब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो गई। बोलो आओ। एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार। ओ मैथमेटिक्स, 1/T1, T1 छोटा है, T2 बड़ा है, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, मतलब ये टोटल पॉजिटिव आएगा और ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज एक्चुअली या नेगेटिव। तो log K2 by K1 is equals to नेगेटिव। बोलो हाउ? log K2 by K1 is equals to नेगेटिव वैल्यू। अब सुनना, log को उस तरफ ले जाओ तो K2 by K1 हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू, लॉग का बेस क्या है? लॉग का बेस क्या है? 10। लॉग का बेस क्या है? 10। वैसे तो मैं आपकी समस्या एक सेकंड में खत्म कर दूं। किसी की भी जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, एंटी लॉग की, मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ एंटी लॉग, मतलब किसी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग जो होता है, किसी नेगेटिव वैल्यू का जो एंटी लॉग होता है वो 1 से छोटा होता है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? मैथमेटिकली जब देखोगे ना तो किसी नेगेटिव वैल्यू का जो एंटी लॉग होता है वो 1 से छोटा होता है।
अबे समझना थोड़ी ना है ये तो तेरे को मैथमेटिकली बात पता है। तुम क्या मतलब बहुत बड़े आर्यभट्टा हो रहे हो जो तुमको ये बात समझ में आ जाएगी कि एंटी लॉग किसी वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यू का लेस देन 1 होता है। ये तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। अबे कैसे आएगी ये बात समझ में? ये देख समझाऊं, ये रहा कैलकुलेटर। एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू, इनवर्स लॉग -2.01 किससे कम आया? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैंने बोला एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू लॉग इज लेस देन 1। हाँ सही तो बोला था बे, लेस देन 1 बोला था ना, लेस देन 1 बोला था ना। एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1। तुम लोग आज कैलकुलेटर है खुद का, खुद का कैलकुलेटर है, खुद का कैलकुलेटर है। अच्छा एंटी लॉग क्या होता है? वाह वाह। क्यों भैया तुमने 10 तक लॉग एंटी लॉग नहीं पढ़ा किसी ने? लॉग एंटी लॉग पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? ए भगवान, लॉग को इस तरफ ले जाओ तो वो एंटी लॉग हो जाता है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, लॉग को उस तरफ ले जाओ एंटी लॉग हो जाता है। और एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1, ये मैं आपको बता रहा हूं महाराज, सुन लो, इसको समझने की जरूरत है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है भाई यार। एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1, तो K2 बाई K1 इज लेस देन 1। मैं आसानी से भी समझा सकता था इसको बिना मैथमेटिक्स बताए। मुझे सिर्फ इतना बोलना था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर बढ़ाने पे K की वैल्यू गिर जाती है। आ गया समझ? मैंने मैथमेटिक्स से समझा। तुम लोग को ये बात नहीं पता थी, अब पता लग गई। अब तक नहीं पता थी, अब पता लग गई। एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1। बोलो, एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 1। 4 बार बोल लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ रात हो गई सर, टाइम हो गया सर, बहुत डर लग रहा है सर, भूत आ गया सर। अबे रुक जाना 2 मिनट, मेरे को भी रोटी खानी है, बर्तन भी मारने अभी जाके। तुम लोगों ने याद कर लिया, एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल्स टू लेस देन 1। अब भैया इसका मतलब हो गया K2 लेस देन K1। वो मैथमेटिक्स समझाओ, K1 को उधर ले जाओ, 1 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा? K1 आएगा। K1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? K1 आएगा। तो क्या हो गया? ये हो गया K2 लेस देन K1। अरे बोलो यार, तो बात समझ में आ गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर K की वैल्यू कम हो जाती है। आखिरी सेंटेंस सुन लिया, आखिरी सेंटेंस सुन लिया। क्या सुना? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर K की वैल्यू कम हो जाती है। मैथमेटिक्स से प्रूव भी किया है। अब कल इसका उल्टा समझाऊंगा, कल इसका उल्टा समझाऊंगा। कल है ना, कल सैटरडे को क्लास थी। अच्छा कल तुम्हारी क्लास थी, परसों सैटरडे, सैटरडे। बाय बाय चाचा, सी यू। पढ़ के आना, जो आज पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करके आना। बाय बाय, चुप।